हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग को, जो कि एमबी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। और इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फैक्ट्स को हम देखेंगे और ये नोट्स के साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इरिगेशन की डेफिनेशन: आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर फुल ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। दूसरे शब्दों में समझे तो प्रत्येक क्रॉप की ग्रोथ के लिए, यील्डिंग के लिए आर्टिफिशियल मेथड से किसी फील्ड में, लैंड में मॉइस्चर पैदा करना जितनी क्रॉप या प्लांट को आवश्यकता है, वो क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। और इरिगेशन डैम, कैनाल, हैंडवर्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स, रिजर्वायर से वाटर सप्लाई करना, डिज़ाइन करना, उसको कंट्रोल करना, जो टेक्निकल वर्क होता है वो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या हो सकते हैं? तो सोर्स ऑफ वाटर हो सकते हैं वर्षा, बर्फ, पानी जो है मेन सोर्स हैं। पर इसके अलावा जो सोर्स ऑफ वाटर है वो है रिवर्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स और इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। ठीक है। इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। क्रॉप की यील्डिंग, पैदावार अच्छी होगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, पावर जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन। इस प्रकार से इसमें जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग में एडवांटेज हो सकते हैं। डिसएडवांटेज अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो इंपॉर्टेंट है वाटर लॉगिंग और क्रॉप की यील्डिंग या ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है ज़्यादा सिंचाई से। एक समय तक तो वो सिंचाई करते हैं तो पैदावार ज़्यादा देता है, लेकिन एक समय के बाद में वो पैदावार को कम करने लगता है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। 2 टाइप्स के होते हैं: सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में पेरेनियल और इंडेंसन या फ्लड जिसको बोलते हैं। पेरेनियल मतलब स्थायी, जो 12 महीने जिसके माध्यम से सिंचाई की जा सकती है वो पेरेनियल या स्थायी। और इंडेंसन जो होती है, फ्लड जो होती है बरसाती, जो मानसून के मौसम में ही सिंचाई उपलब्ध होती है, वो फ्लड या बरसाती जो इरिगेशन है उसके अंतर्गत आती है। सब सरफेस में नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सरफेस। इस मेथड में वाटर क्या होता है, एक फील्ड, किसी भी खेल में एक छोर पर छोड़ दिया जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से वो उस ग्राउंड को, उस सरफेस को कवर कर लेता है और उस सरफेस पर बहता हुआ दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। और इस मेथड में क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सेकेंड वन इज क्या है, सब सरफेस। सब सरफेस इरिगेशन में वाटर सरफेस पर पहुंचाया जाता है, जबकि सब सरफेस में इरिगेशन वाटर को सीधा प्लांट के रूट में पहुंचाया जाता है। अभी हम देख रहे थे सरफेस में एक छोर से दूसरे छोर तक छोड़ा जा रहा था और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से चला जा रहा था। सब सरफेस में क्या किया जाता है, डायरेक्ट रूट जोन तक उसको पहुंचाया जाता है। इस मेथड में फील्ड के नीचे 45 से 60 सेंटीमीटर में पोर्टेबल पाइप से वाटर सप्लाई की जाती है और इस मेथड में जो होती है वाटर की ड्यूटी बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं सरफेस के टाइप। यहाँ पर है फ्री या फ्लो इरिगेशन जो होता है, इसको डायरेक्ट फील्ड पर छोड़ा जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से वो फील्ड को इरिगेट करता है या सिंचाई करता है। नेक्स्ट है बॉर्डर इरिगेशन। फील्ड को डिवाइड किया जाता है ये लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप में, जिसने एक डेप्थ में वाटर को क्या किया जाता है, रोका जाता है। इसमें वाटर को कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है। ये लहरदार या रोलिंग लैंड जो होती है उसमें सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है चेक फ्लडिंग। हाई स्ट्रीम फ्लो परमिशेबल सॉइल के लिए चेक फ्लोडिंग मेथड का यूज़ होती है। इस मेथड में फील्ड को क्यारी में बांटा जाता है। अगर फील्ड जो है ढाल पर हो तो कंटूर क्यारी यहाँ पर दी जाती है। अगला है बेसिन इरिगेशन, जो कि फ्रूट्स प्लांट्स वाले मेथड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रो इरिगेशन। इसमें क्या होता है, जब क्रॉप कोई भी मेड़ पर हो रही हो, नालियों के किनारे पर फैली हो, तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल आलू। ठीक है। इस मेथड में 1/5 से 1/2 फील्ड को वाटर से गीला किया जाता है, जिसके रिजल्ट के रूप में क्या होता है, कम एवापोरेशन होता है और सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। यह कुंड विधि भी कहलाती है। इसमें वाटर की ड्यूटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है एक आर्टिफिशियल रेन है, जिसमें क्रॉप को ऊपर से पाइप और नोजल की सहायता से वाटर को इरिगेट किया जाता है, वाटर की सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में पूरे फील्ड में उचित अंतराल पर क्या होते हैं, पाइप बिछाए जाते हैं। इन पाइप में उचित दूरी पर नोजल लगाए जाते हैं और प्रेशर के द्वारा वाटर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर के द्वारा वाटर जो है सप्लाई किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी जो होती है 80 से 85% तक होती है। और लेकिन इसमें क्या होता है, एवापोरेशन और इनिशियल कॉस्ट जो होती है, एक तो उसमें स्प्रिंकलर में पाइप बिछाया जाता है, नोजल वगैरह, इसको एक बार लगाने के बाद में हटाने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी लगती है। अगला है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड में वाटर पोर्टेबल पाइप के माध्यम से दिया जाता है।
इस मेथड में प्लांट में वाटर रूट जोन तक पहुंचाया जाता है, जो बारीक बारीक पाइपों के माध्यम से उसके रूट जोन तक जो ड्रॉप के माध्यम से इरिगेट किया जाता है। और इसकी जो वाटर अप्लाई रेट रहती है वो लो रहती है, 2 से 10 लीटर पर आवर तक इसका जो है वाटर अप्लाई रेट रहता है। इसे ट्रिकल, माइक्रो या लोकलाइज्ड इरिगेशन भी कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी हाई रहती है, 85 to 90% तक ड्रिप इरिगेशन की जो है एफिशिएंसी रहती है। वाटर को किसी भी माध्यम से ऊपर चढ़ाने में लिफ्ट इरिगेशन का सीधा मतलब है कि जैसे कुएं से या तालाब से किसी भी को वाटर को लिफ्ट करके इरिगेट करना जो है लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत आता है। अब है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। इन्फिल्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें वाटर सॉइल के वॉइड्स की प्लेन में प्रवेश कर नीचे की और रिसर्च का ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहला जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है टाइम और लोकेशन पर डिपेंड करती है इन्फिल्ट्रेशन की। नेक्स्ट है परमेबिलिटी। मृदा का वह गुण जो होता है जिसके कारण सॉइल वॉइड्स में जो होती है पानी के रिशन हो सकती है, मतलब सॉइल में क्या होते हैं बारीक बारीक छेद होते हैं, उसके कारण जो होता है पानी रिस सकता है, वो परमेबिलिटी के अंतर्गत आता है। फील्ड कैपेसिटी, सॉइल फील्ड में वाटर सप्लाई के बाद सरफेस टाइम में मृदा सहित पानी रोकने की क्षमता को क्षेत्र क्षमता कहलाती है। ठीक है, वाटर के फील्ड की कैपेसिटी क्या कहलाती है, वाटर सप्लाई के बाद सरफेस टाइम में जो पानी है सरफेस में कितना रुकता है उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाई जाती है। ठीक है, अगला है ये जो पानी दिया जाता है उसको गहराई दी जाने वाली है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। ड्यूटी क्या कहलाती है, तो क्रॉप पीरियड में वाटर की यूनिट क्वांटिटी में जितने क्षेत्र में फसल उगाई जा सकती है वह क्षेत्रफल पानी की ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, तो क्रॉप पीरियड में क्या होता है, वाटर की यूनिट क्वांटिटी में जितने क्षेत्र में फसल उगाई जा सकती है वो उसकी ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, और क्रॉप पीरियड क्या होता है, तो क्रॉप पीरियड होता है क्रॉप को बोने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक का, मतलब बोने से लेकर उसको काटने तक में जो समय होता है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। अगला आता है बेस पीरियड क्या कहलाता है, तो फील्ड की जुताई करने के लिए दिए गए पानी, मतलब उसको जुताई करने के लिए दिया गया पानी और फसल कटाई से पहले दिया गया पानी के बीच का समय जो होता है बेस पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट वन इज डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा होता है फसल के क्षेत्र में रहने की अवधि में खेत में दी गई सकल पानी की गहराई, मतलब टोटल पानी कितना दिया गया है उसकी गहराई जो होती है फसल का डेल्टा कहलाती है। जैसे एग्जांपल है किसी क्रॉप के लिए 5 बार वाटर सप्लाई करना होता है तथा प्रत्येक बार दिए जाने वाले पानी की डेप्थ क्या है 8 सेंटीमीटर प्रत्येक बार दे रहे हैं, 5 बार दे रहे हैं, तो टोटल जो है डेल्टा कितना निकल आएगा, तो 8 पंचे 40, तो 40 सेंटीमीटर जो है उसकी जो होगी पानी की पूरी टोटल जो गहराई है फसल की अवधि तक की जो 5 बार दिया जा रहा है उसकी जो होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, इसमें क्रॉप को फर्स्ट हार्वेस्टिंग से लास्ट हार्वेस्टिंग तक जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी डेल्टा कहलाती है, तथा इसमें लगा समय जो होता है बेस पीरियड कहलाता है। और इसी में रिलेशन है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा डी मीटर में, और अगर मैं ये यूनिट सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.64, ये मीटर में है तो ये मीटर में, और अगर मैं सेंटीमीटर में है तो डेल्टा इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर अपॉन डी, और यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, बी। इस प्रकार से इसको लग सकते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, तो जल निकास सीमाओं के बीच में क्षेत्रफल जिसमें किसी नहर प्रणाली से सिंचाई की जा सकती है, उसमें क्या होता है ग्रॉस कमांड एरिया में जिससे नहर सिंचाई की जा सकती है वो बंजर भी है तो वो भी एरिया को इसमें शामिल किया जाता है, जो खाली एरिया है उसको भी। अब यहाँ पर आता है कल्टीवेटेड कमांडेड एरिया, मतलब जिसमें क्या होता है नहरी पानी सिंचाई कर सफलतापूर्वक फसल उगाई जा सकती है। अभी जो ग्रॉस कमांडेड एरिया की हम जब बात कर रहे थे तो इतना उगाई जा सके उससे मतलब नहीं है, उसमें क्या है कहाँ कहाँ पानी की सिंचाई की जा सकती है उससे मतलब है। और कल्टीवेटेड कमांड एरिया में जिसमें जो है फसल उगाई जा सकती है सफलतापूर्वक उसको कहलाता है। कोर वाटर क्या कहलाता है, फसल बोने से पश्चात उसे दिया जाने वाला पहला पानी जो होता है कोर वाटर के अंतर्गत आता है। कोर डेप्थ फर्स्ट वाटरिंग में जैसे फसल बोने के बाद उसको प्रथम पानी दिया जाने वाला कोर वाटर कहलाता है, लेकिन कितना वाटर दिया गया, कितनी गहराई तक दिया गया या वो क्या कहलाता है कोर डेप्थ कहलाता है। और कोर पीरियड क्या कहलाता है, उस बीच में दिया गया समय, मतलब फसल बोने के बाद फर्स्ट पानी लगाने में लगा समय जो होता है कोर पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो कोर वाटर भी हमारा कंप्लीट हो गया, कोर डेप्थ भी हो गया, कोर पीरियड भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम कोफिशिएंट क्या होता है, तो कैनाल में वास्तविक पानी अपॉन किसी फसल के लिए निर्धारित सिंचाई अवधि का जो अनुपात होता है वो टाइम कोफिशिएंट कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है। तो एक फसल काल में उगाए गए क्षेत्र जो एक्चुअल जो होता है कल्चरल या कल्टीवेटेड कमांडेंट एरिया का अनुपात जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। ठीक है। फुल सप्लाई कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी इरिगेशन चैनल के हेड पर के हम तक पानी की ड्यूटी फुल्ली सप्लाई कॉफिशिएंट कहलाता है। इस प्रकार से जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉमिनल ड्यूटी किसी पीरियड में विशेष क्षेत्र, ठीक है, विशेष क्षेत्र में सिंचाई के लिए स्वीकृति अनुमति व उसी अवधि में औसत पानी की सप्लाई जो होती है नॉमिनल ड्यूटी कहलाती है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि किसी पीरियड में विशेष में, क्षेत्र विशेष में सिंचाई के लिए स्वीकृत अनुमति व उसी अवधि में पानी की सप्लाई जो होती है नॉमिनल ड्यूटी होती है। कितनी पानी की सप्लाई की गई वो जो है विशेष क्षेत्र में वो नॉमिनल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। पेलियो क्या कहलाता है, फसल बोने से पूर्व भूमि तैयार करने के लिए क्षेत्र में लगाया गया पहला पानी जो होता है, पानी लगाएंगे उसके बाद में जुताई की जाती है और उसके बाद में फसल बोई जाती है, तो वो क्या कहलाता है, पेलियो कहलाता है। ठीक है। क्रॉप रेशियो क्या कहलाता है, क्रॉप रेशियो क्या, दो विभिन्न ऋतुओं में उगाई जाने वाली दो फसलों का अनुपात जो होता है क्रॉप रेशियो के अंतर्गत आता है। पेलियो इरिगेशन क्या होता है, कृषि को क्रॉप को बोने से पूर्व फील्ड या लैंड में बहुत अधिक ड्राई होती है। ठीक है। तो उसमें पानी दिया जाता है, उसको मॉइस्चर किया जाता है और फिर उसमें इरिगेट करके फसल को बोया जाता है, वही पेलियो इरिगेशन कहलाता है। वाटर लॉगिंग, जब किसी लैंड में वाटर लेवल ग्राउंड लेवल मतलब जो सरफेस पर पानी है और ग्राउंड लेवल अंदर पानी है वो जो है दोनों अधिक पास आ जाते हैं और तब कैपिलरी के थ्रू वाटर वॉइड्स में ऊपर चढ़ जाता है, जो छिद्र हैं उसके सहारे से पानी ऊपर चढ़ जाता है, जिससे सॉइल जो होती है फुल्ली सेचुरेटेड हो जाती है और ये दलदली भूमि में कन्वर्ट हो जाती है, जो खेती के लिए यूज़फुल नहीं होती, वो वाटर लॉगिंग कहलाता है। और वाटर लॉगिंग में दलदली भूमि हमेशा बनी रहती है, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। एफोलरेंस क्या कहलाता है, फूटना, जो वाटर लॉगिंग के कारण जब वाटर वॉइड्स के थ्रू पानी ऊपर आ जाता है, सॉइल के सरफेस पर पहुंचता है, तो अपने साथ क्या होता है, डिज़ोल्व सॉल्ट को लेकर आता है, मतलब नीचे से डिज़ोल्व सॉल्ट को ऊपर लेके आता है, जिसमें Na2CO3 NaCl होते हैं, जो फील्ड को हार्म करते हैं, फील्ड को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद लीचिंग क्या होता है, वाटर लॉगिंग के थ्रू पर बनी एफोलेंस की लेयर को दूर करने के लिए अफेक्टेड वाटर सबमर्ज कर देते हैं, जिससे एफोलेंस के जो साल्ट होते हैं इस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जो कि सॉइल की वॉइड से परकुलेट होकर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेते हैं और ये प्रोसेस को क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। मतलब कि जो एफोलेंस है उसको दूर करने के लिए प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। अब आता है सैलिनिटी ऑफ सॉइल क्या होता है। तो सैलिनिटी का अर्थ क्या होता है, किसी भी सॉइल में, किसी भी फील्ड में नमक की जो होती है, साल्ट की प्रेजेंस को सैलिनिटी कहा जाता है। वाटर लॉगिंग का सॉइल सैलिन हो जाती है, जिसके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के थ्रू उसको मेज़र करते हैं। सौर वैल्यू को हम देखते हैं जैसे Na+ अपॉन में Mg+ और Ca+/2 को इसमें लिया जाता है ब्रैकेट में। ठीक है। इस प्रकार से इसको सौर वैल्यू, इसका जो है 2018 के एग्ज़ाम में जो है ये वाला फॉर्मूला को पूछा था एमपी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट जो है चार्ट है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। जैसे लो सोडियम वाटर है तो उसकी सौर वैल्यू होगी 0 से 10 होगी, मीडियम है तो 10 to 18 होगी, हाई सोडियम वाटर है तो 18 to 26 होगी, वेरी हाई सोडियम वाटर है तो 26 से उसमें ज़्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है, जो लो सैलिन वाटर है, अगर में 250 से कम है तो लो होगा, मीडियम में 250 से 750 के बीच में, हाई सैलिन वाटर है तो 750 से 2250 के बीच में, और वेरी हाई सैलिन वाटर है तो 2250 से वो ज़्यादा होगा। ठीक है। और सैलिनिटी सॉइल को इनफर्टाइल बनाती है, बंजर बनाती है। इस प्रकार से इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं। इसका मैं PDF अपने एक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उससे आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर मैं आप इसको रेगुलर कर देखना चाहते हैं इस टाइप की क्लास जो नोट्स वाली है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।